वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ही हम एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अपने 40 नंबर पक्के कर रहे हैं, है ना। तो हो जाइए रेडी कॉपी पेन लेकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का क्या मतलब होता है? परिमेय संख्या, यानी जिन संख्याओं को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू नॉन जीरो होना चाहिए, उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं या परिमेय संख्या। नहीं समझ में आया तो बस सिंपल सी बात यह है कि अटे बटे के नंबर को परिमेय संख्या बोलते हैं। ओके, अब हमें यह बताना है इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 क्या होती है? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल अशांत और अनावर्ती होता है, यानी नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। ठीक है, 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 2 को हम p बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर आपका नॉन जीरो वाली कंडीशन को भी पूरा कर रहा है, यानी इसका आंसर बी पार्ट है। वर्गमूल 5 और वर्गमूल 6 ये दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इनका वर्गमूल नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। इन चारों में सिर्फ वर्गमूल 4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या होता है? 2। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 3x² माइनस x माइनस 4। हमें इस बहुपद के शून्य ढूंढ के लाने हैं, यानी हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई 12 आती हो और एड या सब्ट्रैक्ट करने से -1 आता हो। तो हम 12 के फैक्टर बनाते हैं, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। ठीक है, अब इन तीनों में से ऐसा कौन सा पेयर है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -1 आंसर दे? 12 में अगर आपने 1 ऐड किया तो 13 आएगा और 12 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा, इसलिए ये कैंसिल हो गया। सिमिलरली 6 + 2 8 एंड 6 - 2 4, ये भी कैंसिल हो गया। 4 में से अगर आप 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए आपको फैक्टर मिल गए 3 और 4। अब हमें 1 किसका चाहिए? माइनस का 1 चाहिए। हमें इस क्वेश्चन का आंसर -1 चाहिए, इसलिए बड़े नंबर के आगे हम माइनस लगा देंगे, यानी हमें 2 फैक्टर मिल गए, 3x और -4x। ओके, इन दोनों टर्म्स को हम यहां यूज कर देंगे। आप चाहें तो 3x को पहले और माइनस के 4x को बाद में भी लिख सकते हैं। ओके, अब इन दोनों टर्म्स में से आपको x कॉमन लेना है, यहां से 3 बचेगा। x² का मतलब है यहां पर 2x थे, जिसमें से एक x आपने बाहर लिख दिया तो 1x बचेगा, माइनस एज इट इज, 4 भी एज इट इज, ये x बाहर जा चुका है। इन दोनों में से सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, तो आप 1 लिखकर ब्रैकेट में 3x - 4 को एज इट इज लिख देंगे। जब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाती हैं तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है और आप इन दोनों को एक बार लिख देंगे और ये बचेगा x + 1, इसे आप अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। ओके, अब क्योंकि हमें इस बहुपद के शून्य ढूंढने थे, इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। प्लस का 1 राइट साइड जाकर माइनस का 1 हो जाएगा और -4 +4 में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में, यानी हमें ये 2 शून्य मिल गए, -1 और 4/3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को फैक्टर वाले मेथड से नहीं करना चाहते तो हम इसे एक और आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको उसमें क्या करना है, बारी बारी से ये दोनों नंबर x की जगह पुट करने हैं। जैसे ही आपका आंसर 0 आएगा, पोलिनोमियल की जीरोज मिल जाएंगी। ओके, सबसे पहले हम x की जगह 1 पुट करते हैं। 3 एज इट इज, x की जगह आपने 1 लिखा, यहां भी 1 लिखा, -4 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, -1 एज इट इज, -4 एज इट इज, -1 -4 का आंसर -5 और 3 - 5 की वैल्यू -2। ओके, 0 तो नहीं आया, इसका मतलब ए पार्ट आंसर नहीं हो सकता। फिर हम बी पार्ट के लिए -1 रखेंगे x की जगह। -1 को -1 से ही जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा और 3 1 जा 3, माइनस माइनस +1, 3 + 1 4 और 4 - 4 0, यानी बी पार्ट आंसर हो सकता है। फिर जब आप x की जगह -4/3 पुट करेंगे तब 0 नहीं आएगा। ओके, इट मीन्स बी पार्ट भी आंसर नहीं है। सी पार्ट के लिए आप x की जगह 4/3 पुट करेंगे, 3 ब्रैकेट में 4/3 का स्क्वायर माइनस इस x की जगह 4/3 पुट कर दिया और -4 एज इट इज। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16,
3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9, -4/3 और -4 एज इट इज, 16/3 -4/3 -4। जब डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं तो न्यूमरेटर यहां सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 16 - 4 की वैल्यू 12/3, 3 4 जा 12, 4 - 4 0। क्योंकि इस पोलिनोमियल में ये दोनों वैल्यू रखने से आंसर 0 आ रहा है, इट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 135 और 225 का HCF 45 गिवन है और आपको LCM ढूंढ के लाना है। ठीक है, तो इसके लिए ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद करना है। पहली संख्या और दूसरी संख्या की अगर गुणा कर दी जाए तो वो गुणा HCF और LCM की गुणा के बराबर होती है। ओके, अब संख्याएं कौन कौन सी हैं? 135 और 225। HCF कितना दे रखा है? 45, और आपको LCM की वैल्यू ढूंढ के लानी है। गुणा वाले नंबर किस में बदल जाएंगे? भाग में। अब आप इसे 45 के पहाड़े से भी काट सकते हैं और 5 के पहाड़े से भी। देखिए, अगर आप इसे 5 के पहाड़े से काटेंगे तो 5 निम 45, 5 चौके 20 और 5 पचे 25 और 9 पंजे 45। 135 और 5 की जब आप गुणा करेंगे तो वो 675 आएगी, मतलब LCM 675 आ गया। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। इन चारों में से ये बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल का मतलब है अगर x की पावर फ्रैक्शन में ना हो और नेगेटिव भी ना हो तब हम उसे पोलिनोमियल कहते हैं। यानी अगर x की घात में फ्रैक्शन आ गया या माइनस का साइन आ जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। देखिए ध्यान से, यहां पर x डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। यहां भी x डिनोमिनेटर में है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। इस पार्ट में वर्गमूल x है, वर्गमूल का मतलब कितनी घात होती है? 1/2, यानी फ्रैक्शन में आ गई पावर, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। इट मीन्स ए पार्ट इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें 3 के साथ ना तो माइनस लगा हुआ है और ना ही ये फ्रैक्शन में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक ग्राफ गिवन है और आपसे पूछा गया है कि बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। अब देखिए इसने 1, 2 और 3 जगह ग्राफ को कट किया तो बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3, है ना, कितना सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 2x की 2 जमा 5x घटा 10, इसके शून्यकों का गुणनफल बताना है आपको। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले x की 2 का जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पर गुणांक, आप इसे 1 बनाएंगे। यहाँ 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से भाग करना पड़ेगा। ये 2 से 2 कट गया और 2 पंजे 10। ठीक है, ये पोलिनोमियल क्या बन गई? x की 2 जमा 5/2x घटा 5। जो गुणनफल होता है वो यहाँ होता है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा? घटा 5, तो डी ऑप्शन ठीक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये 2 इक्वेशन दे रखी हैं और आपसे x और y की वैल्यू पूछी हुई है। ये जमा का 3x और ये भी जमा का, अभी तो ये कैंसिल हो नहीं सकते, इसलिए आपको इन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? साइन चेंज, आप इनके साइन बदल देंगे। अब ये जमा का 3x और घटा का 3x कैंसिल हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर नहीं लिखा होता तो वो क्या माना जाता है? 1, 2 और 1 3, y इज इक्वल टू 12 में से 3 गए 9। गुणा वाले नंबर किस में बदल जाएंगे? भाग में। 3 तिया 9, y का मान कितना आ गया? 3। अब हम इस y के मान को फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अगर आप इस इक्वेशन में रखते हैं तो देखिए y की जगह 3 रखने के बाद 3x यूं का यूं, y की जगह अगर आप 3 रखेंगे तो 3 एकम 3 और ये वाला 3 एज इट इज। घटा का 3 दूसरी साइड जाकर जमा का 3 हो जाएगा। 3 जमा 3 6। गुणा वाले किस में बदल जाएंगे? भाग में। और 3 दूनी 6। इस बात का मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 और y की वैल्यू 3। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको d की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी सारवंतर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। d के लिए आपको क्या करना होता है? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है, यानी a2 माइनस a1। 1 में से आप 3 को घटाएंगे, 1 माइनस 3। घटाने के लिए आपको सिर्फ बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना है। 3 में से 1 गया 2 और बड़े नंबर के आगे जो चिन्ह लगा होता है वही चिन्ह आप आंसर में लगाएंगे। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई? -2। ये b पार्ट
सही हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ABCD में से आपको ये बताना है कि कौन सी एपी है। कोई भी सीरीज एपी कब होती है? जब वो इस कंडीशन को पूरा करे, यानी A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। देखिए अब सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटानी है, 4 में से 2 गए 2, क्या ये दोनों इक्वल आए? नहीं आए, इट मीन्स ये एपी नहीं है। सिमिलरली 8 माइनस 5 की वैल्यू 3, 12 माइनस 8 की वैल्यू 4, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, नहीं है, तो ये भी एपी नहीं है। 4 में से 2 गए 2, 8 में से 4 गए 4, यानी ये भी एपी नहीं है। 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। यहां पर सार्वंतर यानी डी की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए ये एपी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 1074। ये गिवन एपी है और आपको A30 की वैल्यू फाइंड करके आनी है। ठीक है, अब बताइए फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं हम? A की वैल्यू 10, D यानी सार्वंतर, इसके लिए आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, 7 माइनस 10। अब आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा देंगे, 10 माइनस 7 3, और बड़े नंबर के आगे जो साइन है वही साइन आंसर में लग जाएगा। ओके, अब देखिए an का क्या रूल होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है? 30, आप n की जगह 30 लिख देंगे। a एज इट इज प्लस एज इट इज, 30 माइनस 1 29, और d एज इट इज। अब आपको यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट करनी है, a की जगह 10 और d की जगह -3। 29 और 3 की आप मल्टीप्लाई करेंगे 87, और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस। यहां भी फिर से वही बात आ गई, बड़े नंबर में से आप छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 87 माइनस 10 77, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगेगा, यानी A30 की वैल्यू -77 आ गई। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इन चारों में से आपको वो वाली एपी फाइंड करनी है जिसकी पहली टर्म 4 हो और डी की वैल्यू -3। ओके, अब देखिए ध्यान से, पहली टर्म तो सभी की 4 है, आपको सिर्फ डी चेक करना है। अब हम यहां से डी ढूंढ के लाते हैं। 7 में से आप 4 को घटाएंगे, कितना उत्तर आएगा? 3, लेकिन हमें कितना चाहिए? -3। अब सेकंड पार्ट में देखिए, यहां से जब आप डी को कैलकुलेट करेंगे, 1 में से 4 घटाएंगे, 1 घटा 4, 4 में से 1 गया 3, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो आंसर में भी माइनस, यानी -3 तो आ गया, लेकिन अभी आपको तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म भी घटानी पड़ेगी। 2 में से जब आप 1 को घटाएंगे तो क्या -3 आएगा? नहीं, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। अब ये पार्ट देखिए, 1 में से 4 घटेगा तो -3 आएगा, ठीक है। अब तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म को आप घटाएंगे, -2 -1, क्या वैल्यू आई? -3, ठीक है। इसका मतलब सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ये एपी गिवन है और आपको nth टर्म बतानी है, यानी an की वैल्यू। अब an का तो हमारे पास डायरेक्ट रूल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट करनी है। a क्या होता है? फर्स्ट टर्म, आपने a की जगह 5 लिख दिया, और d कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, 2 में से 5 गए घटा 3, यहाँ आप d की वैल्यू पुट कर देंगे। अब -3 को हम इन दोनों से गुणा करेंगे, -3 की n से गुणा -3n, -3 की -1 से गुणा +3, 5 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, -3 एज इट इज, यानी इन चारों में से कौन सा पार्ट आंसर में आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस a यूनिट्स इज। इसका मतलब ये है, आपको उस वर्ग का परिमाप ढूंढ के लाना है जो a रेडियस वाले सर्कल के बाहर है, ठीक है। अब देखिए, अगर सर्कल की रेडियस a है तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 2a। अगर ये डायमीटर 2a है तो स्क्वायर की एक साइड भी 2a हो जाएगी, ये भी 2a है, ये साइड भी 2a हो जाएगी, और ये वाली साइड भी 2a। ओके, और परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है 4 साइड्स का सम। जैसे ही आप ये 4 साइड्स ऐड करेंगे, 2 + 2 + 2 + 2, कितना आंसर आ जाएगा? 8 यूनिट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए।
इसमें हमें ये 70 डिग्री, ये 125 डिग्री गिवन है और ये एंगल आपको फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जब भी दो पैरेलल लाइन हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तब आपके पास जेड बनता है। ये इसे देखिए ध्यान से, ये आपके पास जेड बन रहा है और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। क्या आपको यहां पर जेड दिखाई दे रहा है? ये देखिए, यहां से जेड उल्टा भी बन सकता है ऐसे। अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ओके, अब एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर आपको 180 में से ये वाला कोण पता हो तो दूसरा कोण निकालने के लिए आप इस कोण को 180 में से घटा देंगे। क्या आपको ये स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है? और इसका एक साइड का कोण कितना है? 125। ये कोण कैसे ढूंढ के लाएंगे आप? 180 में से अगर आप 125 को घटा देंगे तो आपके पास ये वाला कोण भी आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ओएबी में एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब इन तीनों एंगल्स में से आपको दो की वैल्यू पता है, आप दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, 55 डिग्री और 70 डिग्री। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 125 डिग्री बनेगा। प्लस का 125 डिग्री राइट साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, यानी एंगल ओएबी की क्या वैल्यू आ जाएगी? 55 डिग्री। ये एंगल 55 डिग्री है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें 6 और -4 का क्वाड्रेंट बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब देखिए, ये फर्स्ट नंबर किसको शो करता है? x को। सेकंड नंबर y को, यानी आपको x प्लस का 6 चाहिए और y माइनस का 4। ये लाइन x एक्सिस को डिनोट करती है और ये वाली लाइन y को। यहाँ पर x के नेगेटिव नंबर होते हैं इसलिए हम इसे x डैश से दिखाते हैं और ये y डैश होता है। ठीक है, x 6 कहाँ होगा? x एक्सिस पर यहाँ। ये आपके पास x की वैल्यू 6 को शो कर रहा है। y की वैल्यू कितनी चाहिए आपको? -4। y नेगेटिव कहाँ होते हैं? इधर, यानी ये। जैसे ही आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ये पॉइंट बन जाएगा 6 और -4। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसका मतलब ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ओके, उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।